बस बस बहुत हो गया। इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं होता अब। बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर का क्या हाल हो जाता है, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। क्योंकि कहीं से भी आने के बाद इस घर की हालत देखने लायक नहीं रहती, और घर की ऐसी हालत देख मुझे नींद ही नहीं आएगी। इसीलिए कहीं से भी आने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ सफाई में ही लग जाती हूँ। मुझे पूरी की पूरी सफाई करनी पड़ती है, वह भी अकेले। मेरे सिर पर सफाई का भूत सवार रहता था, और इसी को देखकर मेरे पति और मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। इस बार भी अजीत और बच्चों को मेरी टांगे खींचने का अच्छा मौका मिल गया था। सबसे पहले छोटे बेटे समर ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा, लाओ मम्मा, मैं नानी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि आप मामा की शादी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि आप हम लोगों के साथ अब कहीं नहीं जाओगी। समर की बात पूरी होते ही अजीत ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम नानी से बात करो, यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लाओ, मुझे फ़ोन दे दो। मैं नानी को ठीक से समझा देता हूँ कि वे साले साहब की शादी की सारी तैयारियाँ अकेले ही कर लें, क्योंकि उनकी लाडली बेटी ने कहीं भी ना जाने की प्रतिज्ञा कर ली है। मेरे दिमाग के गर्म पारे पर माँ के फ़ोन से पानी की जो ठंडी फुहार पड़ी थी, वह पुनः इन लोगों की चुहलबाजी से जलने लगी। हुआ यूँ था कि एक हफ्ते तक छुट्टियाँ बिताकर हम सब घंटा भर पहले ही घर आए थे। घर में घुसते ही अजीत और बच्चे एसी और टीवी ऑन करके बैठ गए, और फिर एक एक करके फरमाइशें शुरू कर दी। निशा, फटाफट एक कप चाय पिलाऊं। होटल की चाय पीकर मन खराब हुआ पड़ा है। मम्मा, प्लीज़ साथ में भजिए भी बना देना। रास्ते में कहीं भजिए बन रहे थे, उनकी महक मेरी नाक में ऐसी समाई कि मैंने वहीं तय कर लिया था कि घर पहुंचकर सबसे पहले मम्मा से भजिए बनवाऊंगा। बड़े बेटे विवेक ने अपनी इच्छा जताई। मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि घर पहुंचते ही मुझे नूडल्स खिलाओगी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट अपना वादा पूरा करो। छोटे बेटे समर ने भी उन दोनों की सुर में सुर मिलाया। मेरे कानों में उन तीनों की बातें पड़ तो रही थी, पर ध्यान घर में बिखरे काम पर था। बालकनी में सप्ताह भर के पेपर्स के बंडल बिखरे पड़े थे, जिन्हें हमारी गैर मौजूदगी में भी पेपर वाला डालता गया था, क्योंकि उसे हम मना करना भूल गए थे। उन्हें उठाकर खोलकर अलमारी में रखना था। सामने और पीछे दोनों तरफ की बालकनियों के गमलों के पौधे पानी के अभाव में झुलस से गए थे, उनमें पानी डालना था। घर में इतनी धूल दिखने लगी थी कि फर्श पर चप्पलों के निशान बन रहे थे। काम वाली तो कल सुबह ही आएगी, अतः झाड़ू पोछा भी करना ही पड़ेगा। सारे कमरों की बेडशीट बदलनी है। किचन समेत पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ेगी। सूटकेस और बैग्स को खाली करके धूप दिखाकर ऊपर की अलमारी में रखना है। सबसे बढ़कर तो गंदे कपड़ों की अंबार से निपटना है। कपड़े मशीन में धुलने डालने हैं, धुलने के बाद सूखने डालने, और फिर सूखने के बाद उठाकर अंदर लाने हैं। इस सब के अलावा सप्ताह भर बाहर का खाना खा खा कर उब चुके अजीत और बच्चों की दिली तमन्ना की आज घर का बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, बिना कहे ही मैं समझ रही थी। 2-4 दिन के लिए भी घर छोड़कर कहीं चले जाओ तो आने के बाद का काम का अंबार देखकर मन इतना घबरा जाता है कि यह सोचने लग जाती हूँ कि गई ही क्यों। अजीत और बच्चे तो बस सूटकेस और बैग्स को घर के अंदर पहुँचाकर अपने कर्तव्य की तृषि समझ लेते हैं। उन्हें किसी और काम से मतलब ही नहीं रह जाता। मैं अकेली सारे काम निपटाते निपटाते अधमरी हो जाती हूँ। अजीत और बच्चे तो अपनी अपनी फरमाइश मुझे सुनाकर टीवी के सामने बैठ गए, और मैं किचन में खड़ी सोचने लगी कि कहाँ से काम शुरू करूँ। मुझे पता था कि जब तक तीनों की खाने पीने की फरमाइशें पूरी नहीं कर दूंगी, तब तक ये शोर मचाती रहेंगी और मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी। हालांकि लंबे सफ़र से आने के बाद नहाए बिना कुछ करने का मन नहीं कर रहा था,
पर नहाने का इरादा त्याग कर जल्दी जल्दी प्याज काटने में जुट गई। गैस पर एक तरफ 2 कप चाय चढ़ा दी और दूसरी तरफ भगोने में नूडल्स बनने को रख दी। तीसरे आंच पर कढ़ाई में तेल गर्म होते ही फटाफट भजिए तलकर सारा सामान ट्रे में लगाकर उनके पास पहुंच गई। सबके साथ खुद भी सफ़र की थकान कम करने के इरादे से बैठकर मैंने भी चाय पी और उसके बाद पल्लू कमर में ठूस कर काम निपटाने उठ गई। सोचा सबसे पहले कपड़ों को मशीन में डाल दूं। मशीन में कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे और मैं उस दौरान दूसरे काम करती रहूंगी। मशीन लगाने के नाम पर मुझे पानी का ख्याल आया कि पता नहीं टंकी में कितना पानी है, पर जब मैंने समर से कहा कि जाकर देख कर आ कि टंकी में कितना पानी है ताकि मैं अपना काम उसी हिसाब से शुरू करूं, तो वह मुंह तक चादर ओढ़कर सो गया और अपने बड़े भाई की ओर इशारा करके मुझे सलाह दे डाली कि इसे भेज दो। उसकी हरकत पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आई। विवेक ने शायद मेरी नाराज़गी को महसूस कर लिया, अतः उसने बिना मेरे कुछ कहे ही उठते हुए कहा, मम्मा मैं देख कर आता हूँ। शुक्र है किसी को तो दया आई मुझ पर। सोचते हुए मैंने सूटकेस और बैग खाली करना शुरू कर दिए। मम्मा टंकी पूरी भरी हुई है, अब प्लीज़ कम से कम 1 घंटे तक आप मुझसे कोई काम करने को मत कहिएगा। कहते हुए वह फिर से टीवी के सामने बैठ गया। मैं अकेली इतने सारे कामों को लेकर परेशान हो रही हूँ, पर मेरे पति और बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई झूठ मूठ भी मदद के लिए नहीं उठ रहा है। कहीं जाने का प्रोग्राम बनाने में तो तीनों ही बहुत तेज रहते हैं और जाने से पहले की तैयारी में ना कोई हाथ बटाने को तैयार होता है, ना ही वापस आने के बाद फैले कामों को समेटने में। बस बहुत हो गया। यह सब मेरे सीधेपन का ही नतीजा है। मैं तो हर एक की सुविधा के लिए खटती रहती हूँ, पर इन्हें मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं रहती। अब तो इन्हें इनकी गलती का और घर के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराना ही पड़ेगा मुझे। यह सोचते हुए मैं कमरे में पहुँच गई। मैं भी तुम सबके साथ ही लंबा सफ़र तय करके आई हूँ। मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए थकान मुझे भी होती है, पर तुम लोगों के हिसाब से आराम करने का हक मुझे नहीं है। तुम लोगों की सोच यह है कि बाहर बिखरे सारे काम निपटाना मुझ अकेली की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने भी अब तय कर लिया है कि अब आगे से मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी आने जाने का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी। प्रोग्राम बनाने में तुम तीनों आगे रहते हो, पर जाने की समय की तैयारी में ना कोई हाथ बटाने को तैयार होता है और ना ही आने के बाद बिखरे कामों को समेटने में। जाते वक्त अपने कपड़े तक छाट कर नहीं देते हो तुम सब कि कौन कौन से रखूं। ऊपर से वहाँ पहुँचकर नखरे दिखाते हो कि मम्मा यह शर्ट क्यों रख ली, यह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह जीन्स क्यों रख ली, यह तो टाइट होती है। वापस आने के बाद इस समय कितने काम हैं करने को, जिनमें तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो, पर तुम में से किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तुम सबको आराम चाहिए, तुम सबको एसी चाहिए, पर क्या मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है इन चीज़ों की? मेरी बात का तीनों पर तुरंत असर पड़ा। विवेक तुरंत टीवी बंद करके उठ गया। पति भी एसी बंद कर बाहर आ गए। उन दोनों की देखा देखी छोटा भी अनमना सा चादर फेंक कर हॉल में आकर खड़ा हो गया। तीनों ही अपने करने लायक काम की तलाश में इधर उधर नज़र डाल ही रहे थे कि अचानक मेरा सेल फोन बज उठा। गुस्से की वजह से मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, पर मम्मी का नाम देखकर फ़ोन उठाने को मजबूर हो गई। हेलो निशा, तुझे खुशखबरी देनी थी। मनीष की शादी पक्की हो गई है। लड़की वाले अभी यहीं बैठे हैं। हम सगाई और शादी की तारीख तय कर रहे हैं। तय होते ही तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगी। तारीख बहुत जल्दी की तय करेंगे, इसीलिए बस तुम फटाफट आने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगी मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाऊँगी। कहकर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मम्मी के फ़ोन रखते ही मैं चहक उठी। सुनो, मनीष की शादी पक्की हो गई है
और शादी की बहुत जल्दी की तारीख भी निकलने वाली है। मम्मी ने हमें तैयारी शुरू कर देने को कहा है। पर मम्मा, आप जाएंगी क्या मामा की शादी में? छोटे बेटे ने बड़ी मासूमियत से कहा। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी? क्या तुम लोगों को नहीं जाना मामा की शादी में? मैंने आश्चर्य से समर की ओर देखा। जाना तो था, पर अभी अभी तो आपने प्रतिज्ञा की है कि आप हम लोगों के साथ कहीं आने जाने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगी। तो मैं नानी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि मम्मा मामा की शादी में नहीं आ पाएंगी। आप हम लोगों का इंतज़ार ना करें। बस फिर क्या था, अजीत को भी मौका मिल गया। उन्होंने समर के हाथ से फ़ोन ले लिया और कहने लगे कि बेटा, मेरे होते हुए तुम नानी को यह खबर दो, कुछ ठीक नहीं लगता है। लाओ, मैं ठीक से समझा कर बता देता हूँ नानी को कि वे अपनी प्यारी दुलारी बेटी का इंतज़ार ना करें शादी में। थोड़ी देर पहले ही मेरे गुस्से का जो असर तीनों पर पड़ा था और तीनों ही मेरी मदद के लिए आ गए थे, उस पर मम्मी के फ़ोन से पानी फिर गया। मेरा मूड अच्छा हुआ देख थोड़ा बहुत इधर उधर करके दोबारा फिर सब टीवी के सामने जा बैठे। अब दोबारा चीखने चिल्लाने के बजाय मैंने अकेले ही काम में जुट जाना बेहतर समझा। दूसरे दिन से अजीत अपने ऑफिस और बच्चे स्कूल में व्यस्त हो गए। मैं भी बिखरे काम समेटने के साथ साथ मनीष की शादी की कल्पना में जुट गई। लेकिन जब मनीष की शादी में जाने और शादी की तैयारी के बारे में सोचना शुरू किया, तो जाने के पहले ही तैयारी और आने के बाद बिखरे काम के बारे में सोचकर मेरा मानसिक तनाव फिर से बढ़ गया। अजीत और बच्चों के रवैये के कारण कहीं आने जाने के नाम पर सचमुच मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे दिलो जान से चाहने वाले मेरे पति और बच्चे कहीं भी आने जाने की तैयारी में कोई मदद नहीं करते थे। सबसे अधिक परेशानी मुझे होती है सबके कपड़ों के चयन में। कब और किस अवसर पर तीनों कौन कौन से कपड़े पहनेंगे, यह भी मुझे अकेले ही तय करना पड़ता है। बच्चों को साथ बाजार चलकर पसंद के कपड़े लेने को कहती हूँ तो जवाब मिलता है, प्लीज़ मम्मा तुम ले आओ, हमें शॉपिंग पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कहती हूँ कि बेटा मुझे तुम लोगों की पसंद नापसंद समझ में नहीं आती है, तो कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज देना, हम बता देंगे कि पसंद है या नहीं। मैं जब हार कर अपनी पसंद के कपड़े ले आती तो कभी किसी को रंग पसंद नहीं आता तो कभी डिज़ाइन। मैं गुस्सा होकर कहती कि इसीलिए कहती हूँ कि अपने कपड़े खरीदने मेरे साथ चला करो, पर कोई मेरी बात मानता ही नहीं। अब कल चलो मेरे साथ और इन्हें बदल कर अपनी पसंद के ले लेना। उन्हें क्या पता कि माँ जब तक अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पहना लेती, खुद अपने तन पर नए कपड़े नहीं डालती। बच्चों का पहनावा और संस्कार माँ की परवरिश और सुघड़ता को उजागर करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे और पति का पहनावा हर अवसर पर सलीकेदार हो, इसका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। बच्चे छोटे थे तो ठीक था, जो भी खरीद कर लाती थी खुशी खुशी पहन लेते थे, पर बड़े हो जाने पर पहनते वही हैं जो उन्हें पूरी तरह से पसंद हों। मगर शॉपिंग के लिए साथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। कई बार खींच कर बैठती हूँ कि तुम दोनों की जगह अगर दो बेटियाँ होती तो वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी जाती और घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती। सबसे अधिक असमंजस और परेशानी वाली स्थिति मेरे लिए तब बन जाती है जब कहीं जाने पर वहाँ पहुँचकर दूसरे तीसरे दिन पहनने के लिए कपड़े निकाल कर देती हूँ और वे यह कहकर पहनने से इनकार कर देते हैं कि यह तो अब टाइट होने लगा है या इसकी चैन खराब है। तब मेरे पास अपना सिर पीटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कई बार तो इस वजह से नई जगह में मुझे टेलर और कपड़ों की दुकान तक के चक्कर लगाने पड़ गए थे। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन्हें मेरी स्थिति का अंदाज़ा लगे और ये अपनी जिम्मेदारियां समझने लगें। मैंने मन ही मन प्लान बनाया, फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि इकलौते साले और इकलौते मामा की शादी के लिए अजीत और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। साथ ही उन्हें मेरे उत्साह का भी अंदाज़ा है। बस इसी बात को हथियार बनाकर
मैं अपने प्लान पर अमल करने में जुट गई। मनीष की शादी 1 महीने के बाद तय होनी हुई थी, इसीलिए मुझे तैयारी ज़्यादा करनी थी और समय कम था। मैंने तय यह किया कि मैं अजीत के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद बाजार जाऊंगी, पर मैं शादी के लिए कोई तैयारी कर रही हूँ इसकी भनक तीनों को नहीं लगने दूंगी। खरीदे सारे कपड़े और बाकी सारा सामान मैं लाने के बाद अलमारियों में रख देती। सबके सामने सामान्य रहने का नाटक करती। शादी के प्रति ना ही सबके सामने अपनी खुशी और उत्साह को प्रकट करती, ना ही शादी की कोई चर्चा उनके सामने करती। 10-15 दिन तो सभी अपने अपने काम में मशगूल रहें। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं शादी के मसले पर शांत बैठी हूँ। फिर एक दिन डिनर पर अजीत ने जब शादी का जिक्र छेड़ा तो मेरी ठंडी प्रतिक्रिया ने सबको चौकन्ना कर दिया। मैंने कनखियों से देखा कि तीनों की सवालिया नज़रें एक दूसरे से टकराई। क्या बात है निशा, मनीष की शादी के नाम पर तुम इतनी चुपचाप बैठी हो? अभी तक तुमने कोई तैयारी भी शुरू नहीं की है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मैंने जानबूझकर संक्षिप्त सा जवाब दिया, पर यह जवाब उनके कान खड़े करने के लिए पर्याप्त था। कोई परेशानी है? मेरी खामोशी से अजित विचलित नजर आए। तीर निशाने पर लगता देख मैं अपने प्लान की कामयाबी के प्रति अस्वस्थ होते हुए गंभीर मुद्रा बनाकर बोली, मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। क्यों? क्या हो गया? तीनों बुरी तरह चौंके। भूल गए मेरी प्रतिज्ञा? मैंने समर की तरफ देखते हुए कहा। अरे मम्मा, मामा की शादी हो जाने दो, फिर ले लेना प्रतिज्ञा। नटखट समर अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहा था, पर मैंने अपनी हंसी पर पूर्ण नियंत्रण रखा था। मैं सीरियस हूँ, मेरी बात को मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर मैं जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करके प्लेट सिंक में रख बेडरूम में चली गई। पापा, लगता है मम्मा नाराज़ है हम लोगों से। विवेक की फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी मुझे। तुम लोग चिंता ना करो, अगर वह नाराज़ होगी तो मैं संभाल लूँगा, अजीत ने बच्चों से कहा। दूसरे ही दिन दोपहर में ऑफिस से अजीत का फ़ोन आया। मेरे हेलो बोलते ही कहने लगे, निशा, आज सोच रहा हूँ शाम को घर जल्दी आ जाऊँ, मनीष की शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। मेरी भी सारी पैंट शर्ट पुरानी हो गई हैं, 2-4 जोड़ी कपड़े नए ही ले लेता हूँ। तुम भी अपने लिए नई नई साड़ियाँ ले लो, आखिर इकलौते भाई की शादी है, पुरानी साड़ियाँ थोड़ी ही जचेंगी तुम पर। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू रख पाई थी मैं अजीत से बात करते समय। सोचने लगे, जब तक प्यार से मिन्नतें करती थी कि अपने अपने कपड़ों की खरीदारी में तो कम से कम मेरा साथ दिया करो तुम सब, तब तक किसी के ऊपर मेरी बात का असर नहीं हुआ। पर जरा सा टेढ़ी हुई नहीं कि एक झटके में जिम्मेदारी का एहसास हो गया जनाब को। उधर कॉलेज से आते ही विवेक ने कहा, मम्मा, कल रात मैंने नेट पर सर्च किया, ऑनलाइन बड़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल रही हैं। सोच रहा हूँ मामा की शादी के लिए इस बार ऑनलाइन ही कपड़े मंगवा लूँ, वरना तुम्हें हम लोगों के कपड़े के लिए बाजार के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा तीर निशाने पर लगा था। अजीत और बच्चे दोनों ही अपने अपने कपड़ों के इंतज़ाम में जुट गए, तो मुझे भी लगा कि अपना रुख थोड़ा ढीला कर लेना चाहिए। एक दिन जब अजीत ने सूटकेस निकाल कर उसमें कपड़े डालते हुए कपड़े पैक करने की पहल की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं हंसते हुए बोली, अब बस रहने दो, यह सब काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम लोगों ने अपने कपड़े अपनी पसंद के खरीद लिए और यह तय कर लिया कि किस अवसर पर क्या पहनोगी, यही मेरे लिए बहुत है। कहीं जाने की तैयारी के लिए इससे अधिक की अपेक्षा नहीं करती हूँ मैं तुम लोगों से। सच, लोहा जब गर्म हो तब वार करने पर वस्तु को मनपसंद आकार दिया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो ऐसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।